हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नई चीज जीएसटी 2017, जीएसटी 2017 और ये हमारा इस एक्ट का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। अच्छा जी, तो सर आप इसमें हमें बेसिक चीज़ें बताएंगे जीएसटी को लेकर? बिल्कुल जी, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, ये मानते हुए कि आपको टैक्सेशन की कोई बेसिक नॉलेज फिलहाल नहीं है। बाय एज्यूमिंग दिस आई विल गो अहेड। तो सर ये जीएसटी है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही पता चल रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। अगर मैं बात करूं टैक्सेशन की, वी नो वेरी वेल, अब पता नहीं है आप जानते हैं कि नहीं, बट वी नो वेरी वेल बाय अज्यूमिंग दैट वी कैन हैव सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम। हम लोगों ने आज तक ये सुना है कि दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो डायरेक्ट टैक्स है ना, इसमें आता है केवल और केवल इनकम टैक्स। पहले इसमें आते थे वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स, ये तीन आते थे इसमें, लेकिन अब इनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। केवल और केवल एक ही टैक्स बचा है डायरेक्ट टैक्स के नाम पे, एंड दैट इज योर इनकम टैक्स। This is the tax which is to be charged from you directly, and the person on whom it is levied cannot shift the burden of the tax on any other person. ज्यादा टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है यहां पर, और ना मैं ज्यादा टेक्निकल होने की कोशिश करूंगा। केवल ये समझ लीजिए कि मैंने कमाया, टैक्स मैं ही दूंगा, मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। जितना मैं कमाऊंगा उतना मुझे टैक्स देना है, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स ऑन द अर्निंग ऑफ अ पर्सन। किसी पर्सन की इनकम पर लगने वाले टैक्स को हम इनकम टैक्स कहते हैं। तभी तो नाम है, जितना कमाओगे उतना टैक्स लगेगा। कम कमाओ कम टैक्स दो, ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स दो, मतलब ना कमाओ तो ना टैक्स दो। कहने का मतलब ये कहलाता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। क्योंकि जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है, जिसको चाटा मारो चोट भी उसी को ही लगेगी, उसको कहते हैं डायरेक्ट हिट करना। तो जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसी के ऊपर चार्ज किया जाएगा, और ये बेसिकली इसका पर्पस होता है सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट। ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि कैपिटलिज्म को रोकता है, पूंजीवाद को रोकता है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता है। वो जो बीच में डिफरेंस आता है दोनों की इनकम में, उन डिफरेंसेस को ये थोड़ा कम करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत थोड़ा सक्सेसफुल हो पाता है। फिलहाल दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डिटेल में नहीं जा रहे, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम अपने काम पर आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पर। क्या है ये इनडायरेक्ट टैक्स? अब तक हम लोग देखते थे सर्विस टैक्स, देखते थे मतलब अब तक हम लोग देखते थे एक्साइज एक्ट, जिसको हम एक्साइज ड्यूटी बोलते थे। अब तक हम लोग देखते थे सेल्स टैक्स या वैट, स्टेट वाला। और अब तक हम लोग देखते थे सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। इसके अलावा भी कई तरह के एंटरटेनमेंट टैक्स, पेट्रोलियम टैक्स, अलग अलग तरह के टर्नओवर टैक्स, अलग अलग तरह के टैक्सेस, एडिशनल टैक्सेस लगते थे। कुछ स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट पर टैक्स लगता था, और कुछ सेल होने पर टैक्स लगता था, और कुछ सर्विस के प्रोविजंस पर टैक्स लगता था। मींस
अलग अलग एक्टिविटी पर अलग अलग तरह के टैक्सेस, वो भी अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा। सो कंफ्यूजिंग स्टेटस वाज देयर। लेकिन अब इस स्टेटस को खत्म कर दिया गया, नील, सन्नाटा। इसका मतलब अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, गलत फैमिली में रहने की जरूरत नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में आ गया आपका जीएसटी, फटा पोस्टर निकला हीरो, जीएसटी, ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, इसके अलावा हम लोग को कस्टम्स एक्ट भी देखना है, फिलहाल वो आज का सब्जेक्ट मैटर नहीं है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के केसेस में आपका कस्टम्स एक्ट लगेगा, इसके कुछ सेक्शंस हट गए, एडिशनल ड्यूटी ऑफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑफ कस्टम्स वगैरह सब अब जीएसटी में ही आ गए। फिलहाल ज्यादा टेक्निकल आज के लेक्चर में होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम केवल बात करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो टैक्सेस थे ना, ये गुड्स पर लगते थे, ये जो टैक्सेस थे गुड्स पर लगते थे, और ये जो टैक्स था वो सर्विस पर लगता था। अब सबको हटाकर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक कॉमन टैक्स लाया गया। हाँ, कई पापड़ बेलने पड़े 2006 टू 2017 के अंदर, 11 साल से ये चीजें चल रही थी और आखिरकार इस पर मोहर लग गई। हम इस बात की भी यहां डिस्कशन बिल्कुल नहीं करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या हुए, क्यों हुए, किस तरह से धीरे धीरे इसमें ग्रोथ हुई, कितने पर्सन्स इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह के नेटवर्क्स का यूज किया गया, नॉट एट ऑल। हम सीधे बात करते हैं किसकी, अपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 की। ये टैक्स अब ना तो मैन्युफैक्चरिंग पर, ना सेल पर, और न सर्विसेज के प्रोविजन पर अलग अलग लगेगा, बल्कि अब इसको हम सीधे एक ही वर्ड देंगे, सप्लाई। अब हम अलग अलग टैक्स इंसिडेंट्स को एक ही नाम देंगे, दैट इज योर सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये जो मैं पेन खरीदता हूं, इस पर इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज हुआ है। आप देखें तो लिखा होगा एमआरपी ₹25, 30, 35, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इट मींस द प्राइस इंक्लूड्स द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑल्सो। एक छोटा बच्चा 2 साल 3 साल का बच्चा टॉफी खाता है ना, तो भी सरकार उसके मुंह से टॉफी तो नहीं लेती, टैक्स का मिठास जरूर ले लेती है। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये कि मैक्सिमम हर चीज पर सरकार ने टैक्स लगा रखा है। सुबह ब्रश करने से लेकर के रात को सोने तक आप जो भी खाते पीते, उठते नहाते वगैरह, जो भी यूज करते हैं चीजें, जो भी आपके आसपास दिख रही हैं, बस आप नजर दौड़ा लो, आपने उस पर टैक्स पे किया है। कोई भी चीज देख लो, आपने उस पर टैक्स, अब अपना चेहरा मत देखना कोई भी चीज देख लो, आपने उस पर टैक्स दिया है। एक बच्चे के किलकारी मारने से लेकर के एक आदमी के मरने तक बेचारा वो टैक्स देता रहता है और वो टैक्स कहलाता है। पता नहीं चलता। मम्मी पापा शाम को ये नहीं पूछते बेटा कितना खर्च करके आया, ये जरूर पूछते हैं कितना खर्च करके आया, ये नहीं पूछते बेटा कितना टैक्स दे करके आया, नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें भी ध्यान नहीं जाता कि अरे ये बच्चा तो खर्च करके आया, साथ में गवर्नमेंट को टैक्स भी दे करके आया है, नहीं पता चलता। इसीलिए तो इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट पता ही नहीं चलता। और इस टैक्स की सबसे खास बात यह होती है कि टैक्स बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है 1 पर्सन टू अदर टू थर्ड वन टू फोर्थ वन। जब तक वो सामान चलता है, सेल सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग, सेल सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आगे चलती रहती हैं, वो टैक्स भी एक बंदे से दूसरे बंदे पर शिफ्ट होता रहता है, जब तक कि अल्टीमेटली उसको कंज्यूम या यूज ना कर लिया गया हो।
इज इट क्लियर? यानी ये भाई मैंने ये कपड़ा खरीदा, ये अल्टीमेटली मैंने कंज्यूम किया, लेकिन ये मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से मेरे पास आया। तो वो जो इतना लंबा चेन था वो सब एक दूसरे को टैक्स पे कर करके आया था सामान यहां पर मेरे पास। अब मैं किससे वसूलूंगा टैक्स? किसी से नहीं। तो टैक्स दिया किसने इसमें? अल्टीमेटली मैंने। मैन्युफैक्चरर ने सामान डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने इसको सामान का दाम प्लस टैक्स दे दिया। एक्चुअल में टैक्स का पेमेंट तो डिस्ट्रीब्यूटर ने किया, लेकिन गवर्नमेंट के पास किसने भेजा इस टैक्स को? मैन्युफैक्चरर ने। एक्चुअल में टैक्स किसकी जेब से निकला? डिस्ट्रीब्यूटर की जेब से। और गवर्नमेंट के खाते में जमा करने का काम किसने किया? मैन्युफैक्चरर ने। इससे कलेक्ट किया और गवर्नमेंट को दे दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने यह सामान होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने इसको गुड्स का दाम दिया प्लस टैक्स का दाम दिया। अब अगर मैं कहूं कि इसने अपने इस टैक्स को वसूल कर लिया, हां भाई, इसने जो टैक्स दिया था मैन्युफैक्चरर को, उसने सेल करते समय यहां से टैक्स वापस ले लिया। ना तो टैक्स इसकी जेब से गया, ना तो टैक्स इसकी जेब से गया, जेब खाली हुई टैक्स के नाम पर तो इसकी हुई। अच्छा, यानी टैक्स देने वाला वो जिसके पास सामान है और गया किसके पास? गवर्नमेंट के पास। देने वाला कौन? मैन्युफैक्चरर। अब होलसेलर ने ये सामान रिटेलर को बेचा तो इसने इसको टैक्स दे दिया, गुड्स प्लस टैक्स। अब बताओ अल्टीमेटली कौन टैक्स पे कर रहा है? सर, अब तो होलसेलर भी पे नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो कलेक्ट कर ले रहा है रिटेलर से। और टैक्स देने वाला कौन गवर्नमेंट को? अभी भी मैन्युफैक्चरर। ये आपस में देखो टैक्स देते जा रहे हैं। अब रिटेलर ने ये सामान मुझे बेचा और उसने मुझसे गुड्स प्लस टैक्स का दाम ले लिया। बताओ एक्चुअल में टैक्स गया किसकी जेब से? मेरी जेब से गया। बीच में तो सारे लोग अपना अपना टैक्स वसूल कर चुके हैं। द बर्डन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अनटिल और अनलेस इट इज कंज्यूम्ड अल्टीमेटली बाय अ कंज्यूमर। इज इट क्लियर? जी सर, पूरी तरह से क्लियर है। अब कोई डाउट रहेगा नहीं, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा जी सर, गुड्स पर ठीक, सर्विसेज पर भी टैक्स? हाँ, जो सर्विसेज आप कंज्यूम करते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या है? बेसिकली अगर मैं बात करूं दोनों में, तो इसमें लगता है मटेरियल। मान लो ये पेन लगी, तो इस पेन में मटेरियल लगा होगा, ये प्लास्टिक वगैरह, इंक वगैरह जो दिख रही है, दैट इज नोन एज मटेरियल। इस पेन को बनाने में लेबर लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा सर लेबर। क्या वो इस पेन में दिख रहा है? क्या उस लेबर का चेहरा या उस लेबर को, इस काम को करने वाला लेबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो लेबर की चीज नहीं दिख रही, ओवरहेड दिख रहे हैं, बाकी खर्चे दिख रहे हैं, बाकी खर्चे दिख रहे हैं। एक बात बताएं, कंपनी ने जब आपको सामान बेचा, ये मान लो पेन बेचा 25 रुपए में, 25 रुपीज में, कंपनी ने आपसे मटेरियल का पैसा लिया होगा, लेबर का पैसा लिया होगा। वो जो कंपनी होटल में पार्टी करती है अपने स्टाफ की, कंपनी जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन करती है, कंपनी जो चाय पीती है, कंपनी के डायरेक्टर्स और लेबर वगैरह जो चाय पीते हैं, जो ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, जो गुलदान लगाया हुआ है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, क्या वो पैसा भी इसमें जुड़ा हुआ है? हाँ, यानी कंपनी जो भी इसको बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन में, अगर एक इस प्रोडक्ट की बात करूं तो इसको मैन्युफैक्चर करने वाला ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक एक रुपए की वसूली कर लेता है। वसूली क्या करता है? उसमें प्रॉफिट भी ऐड कर लेता है। ये आपसे टोटल सेल प्राइस ली जाती है, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना बाकी, उनको ओवरहेड का नाम या अदर एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। चलिए, तो गुड्स और सर्विसेज में फर्क क्या है? सर्विसेज में भी मैं सेल प्राइस लिख रहा हूं, माफ करेंगे, लेकिन ठीक है, दोनों में फर्क है केवल इस चीज का, दैट्स इट। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, क्या मैंने आपको कोई फिजिकल चीज दी? फिजिकली मेरे सामने बच्चे बैठे हुए, क्या मैं उनको कुछ फिजिकली दे रहा हूं? ना,
मेरा केवल लेबर और ओवरहेड और प्रॉफिट, दैट्स इट। दिस इज द वैल्यू ऑफ सर्विस। जो हैंडआउट्स या असाइनमेंट होते हैं, इस तरह की चीजें, वो बहुत नॉमिनल होता है। अगर ये पेन 25 रुपए की बनी है तो हो सकता है 15 रुपए इस पर मटेरियल कॉस्ट हो, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको 100 रुपए का, तो शायद उसमें 1 रुपए कॉस्ट मटेरियल हो, 2 रुपए कॉस्ट मटेरियल हो, दैट्स इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लैक्स द सब्सटेंशियल वैल्यू ऑफ मटेरियल और नॉर्मल वैल्यू ऑफ मटेरियल, दैट्स इट। अच्छा, इसमें फर्क पता चल गया। तो सर यानी ये सब खल्लास हो गया। हाँ, अब जो आप कहेंगे कि सप्लाई वर्ड आ गया, कॉमन वर्ड, हाँ, दोनों के लिए जीएसटी में कॉमन वर्ड यूज होगा सप्लाई। सप्लाई ऑफ व्हाट सर? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो आगे से इस चीज को ख्याल रखेंगे कि जब भी हम सप्लाई वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आई एम जस्ट कंसीडरिंग टू डिफरेंट थिंग्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। जो अब तक टैक्स लगता था वो ओरिजिन बेसिस पर टैक्स लगता था नॉर्मली। जहां जैसे ही सामान मैन्युफैक्चर हुआ टैक्स लगा दो, जैसे ही कोई सामान मैन्युफैक्चर हुआ टैक्स लगा दो। जहां सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां टैक्स लगा दो। ओरिजिन बेसिस पर टैक्स लग रहा था नॉर्मली, लेकिन जीएसटी केवल और केवल डेस्टिनेशन बेसिस या कंजम्पशन बेसिस, नॉर्मली हम इसको डेस्टिनेशन बेसिस टैक्स सिस्टम बोलेंगे। कौन सा? डेस्टिनेशन बेसिस। जहां भी मैं जाता हूं वहीं चले आते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। गाना नहीं है ये सर्विस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जहां जहां सामान जाएगा, ये सामान एक्स प्लेस से वाई प्लेस पर गया, वाई से जेड पर गया, जेड पे पी को गया, पी से वापस इसके पास आया, यहां से सामान यहां गया, टैक्स इधर गया, यहां से इधर गया, टैक्स भी ट्रांसफर हुआ, यहां से इधर गया, टैक्स भी गया, यहां से वापस आया, टैक्स भी वापस आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिलहाल हम वो बात नहीं करने जा रहे, ऐसा क्यों है वो आगे चलकर पता चलेगा। कि जैसे जैसे जहां सामान, जहां तुम वहां मैं, जहां मैं वहां तुम, बस यही काम चलता रहेगा कि जहां गुड्स वहां टैक्स, जहां टैक्स वहां गुड्स, बात खत्म। 100 की एक बात, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूं न्यूज चैनल का, 100 बात की एक बात। स्वागत है आपका इस न्यूज चैनल में। देखें इधर, तो ये है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डेस्टिनेशन बेसिस पर टैक्स लगाया गया है। कुछ कुछ क्लियर है जी। पहले ये प्रॉब्लम थी, हर एक स्टेट का अपना एक्ट था, कुछ लोग सर्विसेज, अब जो हमारा सर्विसेज था ये सेंट्रल बेसिस टैक्स था, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। गुड्स में एक्साइज हमारा सेंट्रल बेसिस पर था, वैट हमारा स्टेट बेसिस पर था, और सीएसटी हमारा सेंट्रल बेसिस पर था। कुछ इस तरह के आपस में डिस्प्यूट होते रहते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सेंट्रल बेसिस का टैक्स तो है, लेकिन इस पर अब ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल होता है। कौन सा? ड्यूअल कंट्रोलर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। सर ये ड्यूअल कंट्रोलर सिस्टम क्या है? आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसका कंट्रोल 2 अलग अलग जगहों से होगा। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन जिसका टर्नओवर, मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, 1.5 करोड़ तक है, तो ऐसे 90% केसेस स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। फिलहाल नॉर्मल एसएससी या रजिस्टर्ड पर्सन को इससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल, लेकिन समझना और जानना जरूरी है।
और जो 10% केसेस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के काइंड कंट्रोल में रहेंगे। ओके, अच्छा, जो टर्नओवर एक्सेस ऑफ 1.5 करोड़ होंगे उसके 50% केसेस पर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेस्ट 50% केसेस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। हां, आपस में रेवेन्यू शेयरिंग होगी, लोगों की आपस में रेवेन्यू शेयरिंग होगी। और इस कारण से कि स्टेट और सेंट्रल, भाई स्टेट गवर्नमेंट क्यों इसको 100% सेंट्रल टैक्स बनने देगा? अरे मेरी कमाई हो रही है, कोई मेरी कमाई पर धावा बोलेगा तो मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाला। फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे आप छीनना चाहें तो मतलब ले सकते, लेकिन छीन नहीं सकते। तो इस बेसिस पर यहां पर ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम अल्टीमेटली राजी हुआ, सिंगल कंट्रोल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया गया। अच्छा, आपस में रजामंदी हुई, ये चीज फाइनल। अब इस चक्कर में गवर्नमेंट को दो तरह के कानून पास करने पड़े। कौन से दो कानून पास करने पड़े? अब इसमें सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, देखें इधर देखें, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी एक रहेगा सीजीएसटी और एक रहेगा एसजीएसटी। यहां तक तो ठीक था। सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है ना कि अगर उसी स्टेट के अंदर सामान खरीदोगे बेचोगे तो मेरा हिस्सा रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट कहती है मेरा हिस्सा तो पहले से था, उसी स्टेट में सामान खरीदेंगे बेचेंगे तो मेरा स्टेट है, तुम कैसे आओगे? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ना, जीएसटी का सिस्टम। अब लड़ाई हो रही थी, तब तक बात आ गई सर्विस टैक्स की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा सर्विस टैक्स चूंकि केवल सेंट्रल का, इस पर सारा पैसा मेरा, तो स्टेट ने कहा अब क्या, तू हमारे स्टेट की इनकम पर, कमाई पर कब्जा करेगा तो क्या सेंट्रल की कमाई पर मैं कब्जा नहीं करूंगा? अरे हां भाई, अब तो सारा सिस्टम एक टैक्स स्ट्रक्चर, वन नेशन वन टैक्स है, तो जाहिर सी बात है अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा है और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हिस्सा है, दोनों लोगों का हिस्सा है। तो कहा गया जब ये लोग इंट्रा स्टेट कोई ट्रेड होगी, इंट्रा स्टेट अगर ट्रेड होगी तो वहां पर सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स साथ में जोड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टैक्स वहां ऐड होगा। अगर टैक्स रेट 9% है तो ये 18% हो जाएगा। इज इट क्लियर जी? प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई, इंटर स्टेट ट्रेड की बात करते हैं। कौन से? यानी दिल्ली टू यूपी, यूपी टू एमपी या राजस्थान टू हरियाणा, हरियाणा टू पंजाब, कुछ इस तरह का हिसाब किताब आपस में चल रहा है सेल का। सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से पहले स्टेट में आ रही है, तो उस केस में कहा गया आईजीएसटी चार्ज होगा। क्या चार्ज होगा? इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके सर, एक बात बताइए, इस इंटर स्टेट को नाम दिया गया इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी इंटर स्टेट का टैक्स है तो इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन एक्चुअल में जो इसका नाम है दैट इज योर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी इंटीग्रेटेड यानी उसमें दोनों चीजें ऑलरेडी उसी एक टैक्स अमाउंट में जुड़ी हुई हैं, स्टेट की भी और सेंट्रल की भी। इज इट इंटीग्रेटेड? मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जोड़ करके इंटीग्रेटेड। अच्छा,
तो यहां पर हमें यह समझ में आया कि जब एक्ट बनाने की बात आएगी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट बनेगा जिसको हम नाम देंगे सीजीएसटी, साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी टैक्स चलेगा जिसको हम नाम देंगे स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और अगर वो इंटर स्टेट ट्रेड है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो उसको हम नाम देंगे आईजीएसटी। कहानी अगर यहीं 3 तक खत्म होती तो भी ठीक था। असल में इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके लिए हम आपको एक अलग से लेक्चर देंगे जिसको हम नाम देंगे इंपॉर्टेंट टू नो। उसमें हम आपको यूनियन टेरिटरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके टोटल एक तरह से देखिए 36 प्लेसेस हैं, 36 प्लेसेस आ दिया, अलग अलग स्टेट बोल सकते हैं, जिसमें 29 स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं 7। सर ये यूनियन टेरिटरीज क्या होती हैं? नॉर्मली अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो ये वो प्लेसेस होते हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाती, लेकिन इस सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर इनको कंट्रोल करता है, यूनियन टेरिटरीज को। स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलता वहां पर। जैसे आप लोग नाम सुनते होंगे दिल्ली, इसी तरह पुडुचेरी, पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़। तो कुछ इस तरह से आपको 7 यूनियन टेरिटरीज बताई जाएंगी। तो अब अगर ये 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली और पुडुचेरी इन दोनों का अपना स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है, जिसको हम विधान मंडल की बात करते हैं हिंदी में, स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है। तो इसीलिए इनके ऊपर इन 7 में से 2 अलग कर लें, 5 अलग कर लें, इन 31 के ऊपर जिनका अपना स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद है वहां एसजीएसटी लगेगा। और जिनका स्टेट लेजिस्लेचर मौजूद नहीं है उनके लिए अलग कानून बना, क्योंकि एसजीएसटी तो लग ही नहीं सकता, तो वहां पर यूटीजीएसटी लगा। तो अब आपके सामने स्टेट का टैक्स लगेगा या फिर यूनियन टेरिटरीज का टैक्स लगेगा, यूटीजीएसटी। इज इट क्लियर? यानी अगर एक ही स्टेट में माल खरीदा और बेचा जा रहा है तो वहां सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगेगा, जिसको हम यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का नाम देंगे। लेकिन अगर इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है तो वहां पर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने एक बिल्कुल अलग से क्लास रखी है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इस सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हिसाब किताब अगर देखा जाए तो इसमें सीजीएसटी एक्ट रहेगा, अच्छा, एसजीएसटी एक्ट रहेगा, अरे वाह, यूटीजीएसटी एक्ट रहेगा, अरे वाह रे वाह, और आईजीएसटी रहेगा। अब इस स्टेट एक्ट, अब होता क्या है, जाहिर सी बात है कि अब सारी चीजें सिंक्रोनाइज सिस्टम में या इंटीग्रेटेड सिस्टम में अब एक जगह आ गई। डिफरेंट टैक्सेस लगते थे, अब वो सब एक जगह आकर के लगने शुरू हो गए। अब केवल सप्लाई पर टैक्स लगने लगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, उस पर टैक्स लगने लगा। लेकिन ये मजबूरियों के कारण इतने एक्ट भी बन गए। अच्छा, तो अब स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होना लाजमी है, बट ऑब्वियस है कि पहले स्टेट अपनी चीजों पर अपने हिसाब से टैक्स रेट तय करते थे, अब उनके ऊपर लिमिटेशंस आ गई। बट ऑब्वियस है कुछ स्टेट्स को या मैक्स ऑफ द स्टेट्स को शुरू के कुछ सालों में जब तक वो
न्यूट्रल ना हो जाए तब तक नुकसान होगा। अगर ऐसा कोई नुकसान उनकी रेवेन्यू में होता है तो उसके लिए भी एक एक्ट पास किया गया, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक्ट है, फिलहाल हमको अभी उसको अपनी स्टडी में दूर दूर तक लाने से कोई मतलब ना को। चलें आगे। जी सर। एक दो बातें और। कि स्मॉल बिजनेसमैन को अप टू 20 lakhs टर्नओवर जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। अब हम सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी नहीं बोलेंगे, अब हम केवल जीएसटी बोलेंगे। इज इट क्लियर? जहां जरूरत पड़ेगी वहां मैं आईजीएसटी और एसजीएसटी बोलूंगा, अदरवाइज आप इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स समझेंगे। फिलहाल स्मॉल बिजनेसमैन जो जिसका टर्नओवर 20 लाख तक है, उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं जीएसटी में। इफ दे वांट टू गेट द रजिस्ट्रेशन दे कैन डू सो। If they just want to follow the rules and regulations, they can do so again. Once they get registration, they have to follow all the provisions. Okay. अब अगर मैं बोलूं नॉर्मल एक तरह से देखें तो छोटे छोटे बिजनेसमैन को तो हमने काफी दूर छोड़ दिया, रखा ही नहीं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनको हम लोग स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बोलते हैं। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये टोटल 11 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स बनाए गए हैं? 11, जिनमें लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख तक की है और वहां जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। यानी कि वहां पर टर्नओवर अगर 10 लाख तक है तो वहां पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा तो उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पे कौन आते हैं? नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं आपके, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इनको शामिल किया गया है। इज इट क्लियर? ये सारे स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं जिनको शामिल किया गया है। और वहां पर अगर टर्नओवर 10 लाख तक है देन दे हैव टू गेट द रजिस्ट्रेशन। 10 लाख से जैसे ही ऊपर जाएगी दे आर नीडेड टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी प्रोविजंस। इज इट क्लियर? हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनका टर्नओवर अप टू 50 lakhs है। कितना? जिनका टर्नओवर 50 लाख तक ही है। और अगर टर्नओवर 50 लाख तक है तो उनको कहा गया आप एक काम करो, आप रजिस्ट्रेशन तो कराओगे ही कराओगे, इसमें आपको हम कोई छूट नहीं देने जा रहे क्योंकि आपका टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख से ज्यादा है। बट वी कैन गिव यू बेनिफिट। अगर आपको हार्श लगता है जीएसटी का प्रोविजन को कंप्लायंस में लाना तो आप एक काम करो, आप कंपाउंडिंग स्कीम में चले जाओ। और वहां पर आप हमें स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स का पेमेंट कर दो। एक छोटा सा अमाउंट टैक्स का परसेंटेज दे दो, बात खत्म। ना तो आपने जो परचेजेस की हैं उनका क्रेडिट ले पाएंगे, ना आप क्रेडिट ट्रांसफर कर पाएंगे। फिलहाल अभी हम टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जा रहे। तो गवर्नमेंट ने देखिए कई सारे बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कहीं ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कहा आपको तो टैक्स देना ही है, आपको तो हमारे प्रोविजंस फॉलो करना है। इफ यू आर ए स्मॉल टैक्स पेयर देन व्हाट इज द नीड टू गो फॉर अ टिपिकल सिचुएशन और टू कंप्लाई ऑल दीज थिंग्स। गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया है, पे अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टैक्स एंड गेट फ्री, दैट्स इट। तो कहने का मतलब ये कि गवर्नमेंट ने इतना फायदा दिया।
इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम जो बिजनेसमैन होते हैं वो काफी हद तक, जो बहुत स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, गुमटी वाले हो गए, राशन की दुकान वाले हो गए, वो हट गए रास्ते से, किनारे हो गए। उनके बारे में तो पूछना ही नहीं है जब तक कि वो बड़े लेवल पर काम ना कर रहे। इज इट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं। जीएसटी अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो अभी भी स्टेट मैटर रहेगा। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। मैं फिर बोलता हूं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल हैं उन पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब बात फंसती है या पेच फंसता है हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए बोला कि जीएसटी काउंसिल जिस दिन से नोटिफाई करेगी उस दिन से जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जी हां, जिसमें क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल एंड नेचुरल गैसेस शामिल हैं। सबसे बड़ी बात जीएसटी की एक सामने आई कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। और कुछ लोगों को लगा सर आप ना मजाक करते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा कंप्लायंस करने पड़ेंगे। अरे मैक्सिमम कंप्लायंस आपके ऑनलाइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होंगे। अब आपको फेस टू फेस डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न भरना है तो डिपार्टमेंट में जाओ, असेसमेंट करवाना है तो डिपार्टमेंट में जाओ। मतलब आपको हर काम के लिए डिपार्टमेंट अब जाने की जरूरत नहीं है। पेमेंट करना है, रिटर्न दाखिल करना है, रजिस्ट्रेशन भी आपका आपके घर बैठे हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, रजिस्ट्रेशन भी घर, ऐसे लगे जैसे बैंक का खाता खोल रहे हैं। कोई आया, फोटो खींचा, भाई साहब आईडी एड्रेस प्रूफ दीजिए, आपका खाता खुल गया, शाम तक पहुंचा दिया अकाउंट नंबर। अरे ये क्या बात हुई? हाँ जी बस यही बात है, सेम है। डिजिटाइजेशन का कुछ तो फायदा होगा। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 3 दिन के अंदर मिल जाता है घर बैठे बैठे। अब आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं। और जब डिपार्टमेंट में आप इंटरेक्ट करेंगे नहीं तो करप्शन की बात होगी नहीं। मैक्सिमम करप्शन का लेवल तो वहीं खत्म हो गया। आपका कंज्यूमर का या टैक्स पेयर का या एसएससीज का, रजिस्टर्ड पर्सन का हरासमेंट खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात जो यहां पर गवर्नमेंट ने की है कि आपका असेसमेंट ऑनलाइन होगा, या आप कह सकते हैं कि जो आप असेसमेंट करेंगे दैट विल बी सेल्फ असेस्ड। सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम लाया गया है इनकम टैक्स की तर्ज पर। झंझट खत्म। अब आप घर पे बैठे बैठे अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। आप घर बैठे बैठे अपना सेल्फ असेसमेंट, अपना टैक्स दे दीजिए, गवर्नमेंट पहली नजर में मान लेगी यू आर वेरी ऑनेस्ट। आप दर ईमानदार आदमी, बेईमान नहीं बोला मैंने, आप दर ईमानदार आदमी हो, ये गवर्नमेंट मान लेगी। हो सकता है सर्च करने पर, इन्वेस्टिगेशन करने पर, इंक्वायरी करने पर, यहाँ पूछताछ करने पर कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि आप टैक्स नहीं देते हैं, आप टैक्स की चोरी करते हैं, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है, वहाँ तक जा सकती है। उसके लिए प्रोविज़न है। फिलहाल वो रजिस्ट्रेशन प्रोविजंस में देखेंगे हम लोग। ये कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। सेल्फ असेसमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। आपके ऊपर कॉस्ट कम लगेगी। अरे नहीं सर, अब तो हम लोग को अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसका पेमेंट देना पड़ेगा। अकाउंट्स रखना बुरी बात तो नहीं होती, ये तो सबसे अच्छी चीज है। आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर उनका साल के अंत में रिजल्ट ना देखें तो क्या आपको पता चलेगा बच्चा पिछले साल के मुकाबले अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? बच्चों के लिए तो आपने रूल सेट करके रखे हैं, अपना रिजल्ट देखने की तो कोशिश भी नहीं करते।
कि हमने पिछले साल से ज्यादा किया, खराब किया, ज्यादा खर्च किया, ज्यादा बर्बाद किया, वेस्टेज किया, लॉस हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कंट्रोल कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? विदाउट हैविंग द प्रॉपर अकाउंट इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल. For that purposes we have to maintain our books of account. This is not only for the benefit of the government to pay the amount of taxes, this is for our own benefits also. And the first priority of keeping the books of account is to us benefit. वो हमारा benefits होता है, फर्स्ट साइड पे वो गवर्नमेंट का फायदा नहीं होता. बट यस, ऑन द अदर हैंड वी कैन कैलकुलेट इजिली द अमाउंट ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दीज थिंग्स. इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये, पहले हमको एक्साइज के लिए अलग सिस्टम रखना पड़ता था, अलग असेसमेंट होता था, अलग रिकॉर्ड डिटेल्स और रिटर्न्स और पेमेंट जाते थे. सीएसटी के लिए, सर्विस टैक्सेस के लिए अलग हिसाब किताब होता था और सर पक जाता था. एक आदमी कभी इस डिपार्टमेंट में दौड़ रहा है, कभी उस डिपार्टमेंट दौड़ रहा है, कभी उधर से चलो बुलावा आया है, इस डिपार्टमेंट ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, उस डिपार्टमेंट ने बुलाया है. तो भैया वो बुलावा खत्म हो गया. अब वो बुलावा केवल एक ही डिपार्टमेंट से आएगा, एंड दैट इज योर जीएसटी डिपार्टमेंट. अब आपका वो जो 10 चक्कर लगते थे ना, वो चक्कर लगने बंद हो जाएंगे. फिजिकल इंट्रैक्शन ना के बराबर होगा. रिटर्न हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, पेमेंट हुआ, घर बैठे बैठे हो जाएगा. सेल्फ असेसमेंट का आ गया प्रोविजन. हाँ, एक चीज आई है कि एक लिमिट के ऊपर अगर आपका टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर अगर 1 करोड़ के ऊपर है, तो कई स्टेट में वैसे भी वैट ऑडिट का प्रोविजन था, यहां पर भी यही प्रोविजन रखा गया है. इफ द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इज इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, देन इन दैट केस ही हैज टू गेट द ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कॉस्ट अकाउंटेंट. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से वो लोग क्या करेंगे? ऑडिट करवाएंगे, अगर 1 करोड़ से अधिक का टर्नओवर है तो. ऑडिट का departmental audit is quite different, and the audit which will be done by the SSC themselves is this one, जिसको हम लोग जीएसटी ऑडिट के नाम से भी जानेंगे. जैसे वैट ऑडिट होती थी, उसी तरह जीएसटी ऑडिट भी होगी. अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, तो आप इतना बात समझ लो, बस सीधा साधा मोटा मोटी कि आपको सीए या सीएमए से ऑडिट करानी पड़ेगी, कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी जी. और अगर बुक्स रखते हैं तो अच्छी बात है. अलग अलग बुक्स 10 जगह से कंप्लायंस करने से अच्छा एक जगह बुक्स रखो, वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा ना. हाँ, इससे बिजनेस करने में आसानी होगी. सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया को ग्रोथ होगी. मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट ने सपना देखा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये भी मेक इन इंडिया, वो भी मेक इन इंडिया, तो चाइना भी मेक इन इंडिया कर देंगे किसी दिन. तो मेक इन इंडिया का सिस्टम अच्छा होगा, ग्रोथ मिलेगी बहुत तेजी से. सर इससे कैसे ग्रोथ मिलेगी? अरे सिंगल विंडो टैक्स सिस्टम होगा तो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस भी इंडिया में आएंगे. जो फॉरेन कंपनीज हैं वो इंडिया में प्रोडक्शन करने आएंगे कि चलो भाई अब हरासमेंट खत्म हो गया. जो फिजिकल इंटरेक्शन होता था डिपार्टमेंट के साथ और जितने तमाम तरह के पेपर वर्क्स होते थे, उन सब कचरों से अब बच जाएंगे. ये सोच करके विदेशी भी इंडिया में आएंगे और यहाँ पर अपना बिजनेस करने की सोचेंगे. फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो होगा ही. कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया गया है. फिलहाल कास्केडिंग इफेक्ट मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो फिलहाल कभी और बताऊंगा. कास्केडिंग इफेक्ट ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, और आज मैं बिल्कुल टेक्निकल नहीं होने जा रहा. हाँ, जीडीपी में ग्रोथ होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ होगा. सामान का दाम सस्ता होने लगेगा. सस्ता? जीएसटी से सामान का दाम सस्ता? जी हाँ. तो जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, उन मल्टीपल टैक्सेस को खत्म. तो जाहिर सी बात है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा और यहां पर लोग अपना बिजनेस देखेंगे. मल्टीपल टैक्सेस खत्म होने से, या कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाने से, या सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने से बिजनेस करना आसान हो जाएगा. सामान का दाम कम होने लगेगा. जो टैक्स कई बार पे होता था वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा. मैंने बता ही दिया आपको, ऑटोमेटेड प्रोसीजर है. बहुत कम एग्जेम्पशंस दी जाएंगी. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से को टैक्स के दायरे में लाने का सिस्टम है. अब टाइम बाउंड काम होगा.
मेरे ऊपर ही नहीं, सामने वाले के ऊपर भी टाइम बाउंड है, क्योंकि ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, जिसको हम जीएसटी नेटवर्क का नाम देते हैं। पूरा वो नेटवर्क संभालेगा ये काम। आप कोई रिटर्न अपलोड करोगे, आप कोई रिटर्न दिखाओगे, तुरंत कंप्यूटर आपका इधर से उधर डेटा खींचने खांचने लगेगा। वो देखा जाएगा कैसे वो डेटा को इधर से उधर मैच और क्रॉस चेकिंग करेगा ऑटोमेटिकली, जो कि एक फिजिकली अगर बात की जाए एक ह्यूमन पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं है क्रॉस टैली करना, वो काम आपका कंप्यूटर कर देगा। ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा सारा का सारा। आपने कब खरीदा, कब बेचा, किससे खरीदा, किसको बेचा, वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। तो टाइम बाउंड काम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, सीमलेस फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा, कम एग्जेम्पशंस रहेंगी। और लास्ट पॉइंट बता दिया, ये हैं फायदे हमारे जीएसटी के। जब हम लोग अपना आगे नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। बेसिकली ये जो सीरीज बनेगी, ये जो पूरी जीएसटी सीरीज है वो सीएस के लिए है, सीएमए वालों के लिए है जो कंप्लीट हैं, सीएस हैं, एमबीए हैं, या जो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, और लॉयर्स हो गए जो प्रैक्टिस करते हैं इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में, और स्टूडेंट्स को तो बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो ये सारे लोग, अच्छा जो सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हैं वो बिजनेसमैन हैं, ये इनको फायदा देगा। पर्पस ये है कि जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जिनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करना है कि एक्ट कैसे है। अब इसको लाने के पीछे जो मेरा मेन मोटो है, इस पूरे जीएसटी सीरीज को लाने का जो मेन मोटो है, वो मेन मोटो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो बट ऑब्वियस है कोई एक्ट हम लोग को पढ़ाता था, कोई लॉ पढ़ाता था, और हम लोग बड़े ही सिस्टमैटिक वे में पढ़ते थे, और उस एक्ट और लॉ को खत्म करने में हम लोग को 6 महीने, 7 महीने, 1 साल का टाइम लग जाता था। बट इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट वी वीआर नॉट एक्सपर्ट इन दैट। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, एक कॉमन, एक जनरल गॉड गिफ्टेड माइंड को अगर छोड़ दिया जाए, तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और पर्सन की बात की जाए तो तब भी दिक्कत होती थी, तब भी एग्जाम के समय समझ में नहीं आता था कैसे रिवीजन होगा, कैसे पढ़ेंगे, याद नहीं रहता, भूल जाता है, ये होता है वो होता है। फिलहाल तो एक्ट हम लोग रूल्स और फॉर्म्स को भी कवर करेंगे। तो हम लोग एक्ट्स भी देखेंगे, रूल्स भी देखेंगे एंड फॉर्म्स भी देखेंगे। एक्ट बताता है व्हाट टू डू, क्या करना है। रूल्स बताता है हाउ टू डू, कैसे करना है। और ये फॉर्म्स आपको कैसे उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है, वो हम लोग देखेंगे। तो जब एक बार ये चीजें हम लोग डिटेल में देख लेंगे, जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, हम लोग इसको देखेंगे। आई बी अ टीचर एंड ऑल ऑफ यू विल बिकम माई स्टूडेंट, जब तक ये जीएसटी चलेगा। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, अगर हम ये चीजें डिटेल में देखेंगे तो हमारे दिमाग में एक चीज सेट हो जाएगी, कौन सा प्रोविजन कहां और कैसे है। हाँ, आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशंस के होंगे, 45 मिनट्स टू 1 आवर्स का एक सिस्टम चलेगा। जैसे आज भी शायद 45 मिनट्स ही अभी कंप्लीट हुए माइट भी, तो 45 टू 1 आवर, 1.5 आवर, 1.25 आवर, इतने का आपका सिस्टम चलेगा। उससे ज़्यादा का लेक्चर मैं नहीं देने वाला, लेकिन हाँ जो चलेगा वो सिस्टमैटिक चलेगा, कहीं भी आगे की चीज़ पीछे नहीं, पीछे की चीज़ आगे नहीं। तो ज़्यादा बातें हो गई, टाटा और बाय बाय बोलने का वक्त आ गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।